हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आर्मी टेक्निकल के लिए सेट नंबर 7 करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको 6 सेट करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपके पूरे 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, फिर ऑप्शन बोलूंगा, इतने अपना जो आंसर है वो आपको टिक कर लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, ये पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने, अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, याद रखना। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मूवी भी बनी थी, पद्मावत। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के सामने। इसमें कहता है, मथुरा कला स्कूल से प्रभावित था। मतलब जो मथुरा कला स्कूल जो था वो किस आर्ट से मतलब संबंधित था, ये पूछा है एक्चुअली क्वेश्चन में। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, बोध गया स्कूल ऑफ आर्ट, रोमन स्कूल ऑफ आर्ट या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा कला जो स्कूल था, ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड था, ये था ऑप्शन डी, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। ठीक है, कहता है इसमें, आशुतोष जो संग्रहालय था है जो पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर है। ठीक है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर है, और ये काफी फेमस है। ठीक है, तो याद रखना ये है आपका कलकत्ता में, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस आपके सामने, सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क कर्तव्य, लैंड रेवेन्यू जिसे भूमि राजस्व बोलते हैं, या फोर्थ कॉमर्शियल टैक्स यानी वाणिज्यिक कर। तो जो राज्य होता है उसके जो राजस्व का, रेवेन्यू का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो स्टेट में क्या क्या सेल्स हुई है, ठीक है जी, वो चीजें जो होती हैं, वो उनका जो हक होता है उन पर, वो राज्य का होता है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो ये स्टेट्स जो सेंटर होते हैं उनके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन राजा राम मोहन राय ने 1998 में किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1998 में 28 में कौन से जो है संगठन का गठन किया था, ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। और कब करी थी, 1928 में। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अभी आप लोगों के सामने। रीजनिंग का जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों के। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है, ई को डॉलर लिखा जाता है, आई को प्लस, एम को हैश लिखा जाता है, पी को एट द रेट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, आर को मल्टीप्लाई के और यू को स्टार के। तो प्रीमियम को किस तरह से लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो पी के लिए देखते हैं पहले क्या दिया गया है। पी के लिए दिया गया है यहाँ पे एट द रेट यानी ए। ठीक है, और फिर है आर, आर के लिए है मल्टीप्लाई, फिर ई के लिए क्या है, डॉलर। ठीक है, फिर एम के लिए क्या है, ये है ई के लिए है ना, एम के लिए क्या है यहाँ पे, हैश। ठीक है, फिर क्या है, आई के लिए है, आई के लिए है प्लस।
फिर यू के लिए क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार। फिर क्या है, एम के लिए हैश। तो ये होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 8 × 4 को जो लिखा जाता है यहाँ पे 42 लिखा जाता है, और 6 × 6 को जो लिखा जा रहा है यहाँ पे वो लिखा जा रहा है यहाँ पे 33। 2 × 2 को लिखा जा रहा है 11। 4 × 6 को लिखा जा रहा है 23, और 2 × 8 को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो 8 है ना, पहली वाले में देखो 8 × 4 है ना, जो वो दिया गया है यहाँ पे 42, ठीक है। तो इसको आधा कर दिया जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये 8 को 4 कर दिया है और 4 को जो है 2 कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से सेटिस्फाई कर जा रहा है इससे। तो इसी तरह से ये 66 को भी, जैसे 66 है, 66 × 66 दिया है यहाँ पे 33, तो इसको भी आधा कर दे रहा है और इसको भी आधा कर दे रहा है, तो 33 बन जा रहा है। तो ऐसे हम इसको देखेंगे तो 2 × 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 8 को लिखेंगे हम, 2 को तो कर देंगे 1, और 4 को कर देंगे, 8 को कर देंगे 4, यानी 14 होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, आप लोगों के सामने। इसमें दिया गया है, पूछा है आपसे, निम्नांकित में प्रश्न एक संख्या श्रृंखला दी गई है, आपको एक संख्या में श्रृंखला दी गई है, ठीक है, संख्या की श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, ठीक है। उस गलत पद के लिए सही पद दिया गया है, ठीक है। विकल्पों में से तो चयन करना है उसका आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा ये पूछा है। मतलब एक कोई शब्द यहाँ पे गलत है इस सीरीज में, तो उसकी जगह कौन सा वर्ण आना चाहिए ऑप्शंस के हिसाब से ये पूछा है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस चीज को देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप देख लेते हैं हम, 2 और 3 में देखते हैं, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 3 और 5 में 2 का, और 5 और 3 8 में 3 का गैप है, 8 और 4 में 8 और 12 में 4 का गैप है, और 12 और 18 में 6 का गैप है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था 5 का, तो 18 गलत है यहाँ पे, 18 की जगह 17 होना चाहिए था, तभी 5 का गैप बनेगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो ELHB है, जो इसको INLD लिखा जाता है, ठीक है। तो SGKP को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो E की जो प्लेस वैल्यू होती है ना, वो होती है 5, ठीक है, पहले वाले में देख रहे हैं हम, और L की होती है 12, H की होती है 8, और B की होती है 2, और यहाँ पे किसके बराबर दिया है INLD, यानी I की होती है 9, N की होती है 14, L की होती है 12, और D की होती है क्या 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है +4 कर रखा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो कर रखा है ये भी, ये +2 कर रखा है ना, और 8 और 12 में देखें कि +4 कर रखा है, और 2 और 4 को कर रखा है +2, ठीक है। मतलब पहले +2 कर रखा है, फिर +4 कर रखा है, फिर +2 कर रखा है, ठीक है। मतलब पहले जो कर रखा है ना वो पहले प्लस कर रखा है 4, ठीक है, फिर +2 कर रखा है, इस तरह से सीरीज बन रही है, ठीक है। तो S होता है जो, इसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी 19, तो इससे अगर आप 4 ज्यादा करोगे तो 23 हो जाएगा। 23 की जो क्या होता है वो होता है W, है कि नहीं। G की होती है 7, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 9 होना चाहिए। 9 पे क्या होता है I, आगे क्या K की प्लेस वैल्यू होती है 11, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 15 हो जाएगा, है ना। 15 की जो प्लेस वैल्यू होती है किसका होता है, ये होता है O का, ठीक है। P जो होता है वो होता है 16, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 18 हो जाएगा, 18 होता है आपका R, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन जो 4th है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। एक निश्चित कोड भाषा में फोन को जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, ठीक है। ईमेल शब्द को उसी कोड में भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है। तो ये भी एक्चुअली उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन
पूछने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे इस चीज है, इससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको समझना है चीजें एक्चुअली पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। तो पी को लिखा है इसने, फोन को लिखा है, जैसे फोन को लिखा है इसने SJRPH लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं, पी की जो प्लेस वैल्यू होती है ना वो होती है 16, एच की होती है 8, ओ की होती है 15, एन की होती है 14 और ई की होती है 5। ऐसे इसको लिख लेते हैं। तो एस की होती है 19, जे की होती है 10, आर की होती है 18, पी की होती है 16 और एच की होती है 8, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ये 16 है, ये 19 है, मतलब पहले +3 कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ई में भी जो है +3 ही कर लेते हैं। ई की जो प्लेस वैल्यू होती है 5, तो 3 ऐड करोगे तो एच होता है, और एच होता है मतलब 8 हो जाता है ना, 8 को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा एच, ठीक ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे 8 है, फिर है 10, यहाँ पे +2 कर रखा है। तो m जो होता है हम आगे भी क्या करेंगे, इसमें भी +2 ही कर लेंगे, ठीक है। तो m जो होता है वो 13 होता है, 13 में दो ऐड करोगे तो हो जाता है 15, 15 होता है आपका o। तो h और o देखते हैं अगर आप, तो ये जो 3 ऑप्शन है इन्हें ऑटोमेटिक कट जाते हैं आपके, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, इतना ही देख के भी आप अपना आंसर जो टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको देखते हैं, फिजिक्स का। इन अ रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड फॉर, जो कैडमियम जो रॉड्स हैं वो रिएक्टर में जो है किस लिए यूज होती है, इनका यूज क्या है, ये पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने, स्पीडिंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को गतिमान करने के लिए, डिस्पर्सिंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों को फैलाने के लिए, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, स्लोइंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए। तो देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें कैडमियम का जो यूज होता है वो होता है न्यूट्रॉन्स को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो जो कैडमियम होता है ना, वो उनमें एक खास बात ये होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही इसका रीजन है, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 kg 4 जो kg द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है, और एक 3.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण का बल है, मतलब जो त्वरण है ना उसका बल क्या होगा इन दोनों का। तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, एक्चुअली आपको इसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजेसेस फोर्स ऑफ, मतलब बल क्या होगा ये पूछा है एक्चुअली इसमें। तो बल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो और फोर्स निकल जाता है फिर आपका सीधे सीधा, ठीक है। तो मास कितना दिया है यहाँ पे, 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है 3.6, तो 36 चौका होता है आपके 144, पॉइंट हुए बीच में, तो 14.4 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पे, और न्यूटन में आएगा ये भी याद रखना। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ मास पूछा हुआ होता और आपको एक्सीलरेशन और फोर्स दिया होता तो बट्टे में भाग दे देते, तो आपके जो है मास आ जाता, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसको, इस क्वेश्चन में याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के सामने। तापमान का जो SI यूनिट है वो क्या होगी ये पूछा है, तो तापमान की होती है केल्विन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए उपग्रह द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का उससे दूर हटने के लिए कितना वेग होना चाहिए किसी सैटेलाइट का, जो सैटेलाइट होती है आपकी उसको। तो ये जरूरत होती है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतनी स्पीड से जाती है तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो उस पर वर्क नहीं करेगा और वो आउट निकल जाएगी, जो हमारे
सरफेस है ना, जो वायुमंडल है उससे बाहर निकल जाती है, ठीक है, इतनी स्पीड से ही होती है सैटेलाइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें, जब एक स्टील की गेंद को पारे की सतह पर रखा जाता है, ठीक है, जब एक स्टील की गेंद को पारे की सतह पर रखा जाता है तो तैरती है क्यों? इसका जो रीजन है वो रीजन होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पारा होता है ना, पारा होता है, जो पारा होता है, ठीक है, इसका जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी होती है, वो स्टील की जो गेंद होती है ना उससे अधिक होती है, ठीक है। ये रीजन होता है एक्चुअल में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। तो मरकरी के पृष्ठ तनाव के कारण, एक पारा एक ठोस है इस कारण, या पारा की उच्च श्यानता के कारण, या पारा का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होने के कारण। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टील का जो पारे का घनत्व होता है ना, डेंसिटी होती है, वो ज्यादा होती है स्टील से, स्टील की गेंद से, ठीक है। यही रीजन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षितिज के साथ एक निश्चित कोण पर गोली चलाई जाती है तो उसका पथ क्या होगा? A bullet is fired at a certain angle with the horizontal, its path will be। तो ऑप्शंस आपके सामने, इलिप्टिकल यानी अंडाकार, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, पैराबोला, परवलय, वर्टिकल लाइन यानी एक लंबवत रेखा। तो जब एक बुलेट फायर की जाती है किसी एंगल से, ठीक है, तो वो किस तरह का पथ बनाती है? वो बनाती है पैराबोला। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, पानी की जो कठोरता होती है, हार्डनेस होती है परमानेंट, जो उसको दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडा। तो ऑप्शन जो है 4 जो है करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण जो पीतल है हवा में फीका पड़ जाता है? पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है, इसका रीजन क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो पीतल जो हवा में फीकी हो जाती है, फीका पड़ जाती है, इसका जो रीजन है वो होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन जो सेकंड है ये करेक्ट होना चाहिए इसका, ठीक है। इसी के कारण जो है हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो पीतल है वो फीकी पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के सामने। द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ठीक है, वो किस टाइप का उदाहरण है ये पूछा है। जो पेंडुलम होता है वो जो मोशन करता है वो किस चीज का उदाहरण है ये पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने, लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, नन ऑफ द अबव। तो पेंडुलम होता है जो वॉल क्लॉक का, वो होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रेडियो एक्टिव, मतलब गैर रेडियोधर्मी है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो गैर रेडियोधर्मी है, ठीक है। तो यूरेनियम तो होता है, रेडियोधर्मी होता है। प्लूटोनियम भी जो है रेडियोधर्मी होता है। थोरियम भी होता है रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन जो जिरकोनियम होता है ना, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है। आपसे पूछा गैर रेडियोधर्मी, ना कि रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी नहीं पूछा आपसे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, A man jumping out of a moving train is thrown। चलती ट्रेन से कूदते हुए आदमी को फेंका जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से कूद जाता है तो उसे किस तरफ फेंका जाएगा? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बगल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बगल में तो हो नहीं सकता है ना इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
यानी आगे की तरफ फेंक देती है। ठीक है, आप देखना जब ट्रेन स्लो हो जाती है, जब आप कूदते हो तो आपकी जो है आगे की तरफ खिंचाव बनता है आपका जब कूदते हो तो। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो क्या होता है? जो ये अवधारणाएं दी हुई हैं इनमें से क्या है जो होगा जब बंदूक की गोली चलाई जाती है? तो बंदूक आगे बढ़ती है, बंदूक कूदती है, बंदूक नहीं चलती है, या बंदूक उसी गति से पीछे हटती है जैसे गोली। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप गोली चलाते हैं ना तो बंदूक एकदम से पीछे हो जाती है, इसके लिए जो है दो हाथ लगाए जाते हैं, बंदूक के नीचे भी लगाया जाता है ताकि वो एकदम से पीछे झटका ना मारे। ठीक है, और स्ट्रेट पोजीशन में जो है चलाई जाती है। ठीक है, हाथ को स्ट्रेट करके, अदरवाइज वो बैक मार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों के सामने, जो विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है, किसका? ऑप्शन आपको सामने, पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म या मिलीमीटर तरंग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए माइक्रोवेव्स का यूज होता है, ऑप्शन 3 है। ठीक है, पराबैंगनी का तो नहीं होगा, इंफ्रारेड का भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा पे माइक्रोवेव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के सामने, वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके जलरोधी गुणों के कारण है। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओए देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। एक्चुअली इसमें रीजन ये पूछा है कि जो आपके वर्षारोधी जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है जिससे कि वो जल को मतलब सोखते नहीं है, अंदर नहीं लेते हैं, इसका रीजन पूछा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है ना, ऑप्शन है आपके सामने, पृष्ठीय तनाव, शांतता या गुरुत्वाकर्षण, लचीलापन। तो इलास्टिसिटी तो ये हो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, और बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, विस्कोसिटी से भी कोई मतलब नहीं है इसका, जो पृष्ठीय तनाव होता है ना वो कपड़ों का ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से जो है सोख नहीं पाते हैं, अंदर नहीं जाता है पानी। ठीक है, इसलिए उनको पहनते हैं वर्षारोधी कोट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो रीजन होता है ना वो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। क्योंकि जब तारे होते हैं ना तो प्रकाश को यहाँ तक आने में, जो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कई सारी जो है चीजों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं ना। तो इस तरह से वो हमें ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन जो है वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी प्रकाश का परावर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के सामने, मैथ्स के क्वेश्चन है अभी आपके। ठीक है, तो देखते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज बाय 20%। कहता है इसमें कि कोई रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, मैं आयत बना देता हूँ, कोई आयत है, इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है ना इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो ओवरऑल जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे? क्षेत्रफल में। तो जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना वो होता है L/B। ठीक है, तो मतलब पहले हम जो है लंबाई को बढ़ा देते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं कितना? 20%। 20% बढ़ाओगे तो ये 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो 1/5 होती है, तो मैंने 1 बढ़ा दिया। ठीक है, और ऐसे ही हम ब्रेथ को भी यानी चौड़ाई को भी 20% बढ़ाएंगे तो 5 से 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रेशियो हो गया इनका। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। ओके, तो कितना बढ़ रहा है ओवरऑल? ये बढ़ रहा है 11। ठीक है, 25 पर बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
25 से 100 जो है 4 पर जाएगा तो 11 चौक 44, इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए 44%। ऑप्शन जो फोर्थ है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए जो है वो है ये 27। इसमें कहता है एक परीक्षा में एक उम्मीदवार के लिए उत्तीर्ण अंक पास जो मार्क्स है वो है 40% सुरक्षित करना चाहिए। ठीक, पास होने के लिए जो है 40% अंक चाहिए उसे। एक उम्मीदवार 220 अंक पाता है और 20 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब उसे 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो कहता है इस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है ये पूछा है। तो देखिए पास होने के लिए जो बंदे को चाहिए ना वो 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ले रहा है 220। अगर उसे 20 अंक और मिल जाते ना तो हम ये कह सकते थे कि वो पास हो जाता। ठीक है, तो अब ये पासिंग मार्क्स आ गए आपके। तो 240 जो है पासिंग मार्क्स है, मतलब 40% जो वैल्यू आई है ना वो आई है कितनी 240। तो 1% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। तो 100% की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 600। ठीक है, 600 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों के सामने। कहता है ए और बी कोई कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी जो है दो व्यक्ति हैं, वो काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिनों में कर सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं क्योंकि टोटल काम हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अगर ए ने अकेले 10 दिन काम किया, अगर उसी काम के लिए ए ने 10 दिन काम किया और शेष कार्य जो बचा हुआ काम है ना वो बी ने किया है 25 दिनों में। ठीक है, पहले भी इतना काम कर रहा था और अब भी कितना ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इनको बराबर कर लेते हैं, काम तो बराबर ही है ना। बस अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 ए, ये हो जाएगा 20 बी, हो जाएगा 10 ए, ये हो जाएगा 25 बी। ठीक, 25 है ये। तो ए जो है यहाँ पे जब इधर जाएगा तो ये 10 ए बन जाएगा क्योंकि 20 ए ना इधर घट जाएगा, ये 10 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। इस जो 20 बी है इसको ले जाते हैं हम इधर तो हो जाएगा 5 बी। 5 से काट लेते हैं एक दूसरे को, 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो आएगा आपके पास वो आएगा ए और बी का कितना 1:2। ठीक है, अभी कहता है चाहे अब आप जो आपके पास दोनों की जो है एफिशिएंसी आ गई है, कार्य क्षमता आ गई है दोनों की, तो अब आप टोटल काम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे समझिए। ये भी मैंने बोला था अभी, ये भी काम ही है उतना जो वो कर रहे थे दोनों मिलकर, और ये भी वही कार्य है जो दोनों मिलकर कर रहे थे। चाहे इसमें रख दो इनकी एफिशिएंसी, चाहे पहली वाली में रख दो चाहे सेकंड वाली में रख दो। ठीक है, टोटल काम आ जाएगा अब आपका। ठीक है, पहली वाली में रख देते हैं क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहली में ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी को सम कर लो इनका 3, 3 की जब 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60। मतलब टोटल काम जो आया है ना वो कितना आया है 60 यूनिट। ठीक है, अभी कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी से करवाना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से करवाना है, तो 30 आना चाहिए ना इसका सीधे सीधा आंसर, 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको और भी करवाऊंगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, वो होती है या तो वो खुद से भाग होती है, ठीक है, डिविजिबल होती है, या फिर 1 से होती है। ठीक है, तो देखिए 9 को देखते हैं, तो 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से 4 से डिविजिबल है। लेकिन जो 2 है ना वो सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसलिए जो है सेकंड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 2 उत्तर इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने। किसी दूरी को तय करने में समय में 20% की कमी करने के लिए हेतु उसकी चाल को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 25% इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखिए टाइम को अगर वो 5 से
4 कर दे रहा है, मतलब 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो हो रही है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो होती है 1/4। ठीक, तो 5 से जो है 4 कर दे रहा है वो। तो अभी कह रहा है चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा उसके सामान्य करने हेतु, उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए। तो पहले 5 से 4 हो जा रही थी, अब उतनी करने के लिए उसे 4 से 5 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 4 पर, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 25 पकड़ जाएगा सीधे सीधे, 25% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। कहता है इसमें एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर 100 मीटर पीछे है। ठीक है तो कह रहा है सिपाही और चोर की जो चाल है उनका अनुपात दिया है आपको 5:4। तो पकड़े जाने पर चोर की जो दूरी होगी वो कितनी होगी ये पूछा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कि जो स्पीड होती है ना वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जो स्पीड का जो रेशो होगा ना, स्पीड का जो रेशो होगा जो दिया हुआ है यहाँ पे 5:4, वही डिस्टेंस का रेशो होगा। ठीक है, 5:4। ये 4 जो है वो किसका था, ये था चोर का, और जो पुलिस का था वो कितना था, 5। ठीक है, वही यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो जो चोर है ना ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन 100 मीटर आगे है ना। लेकिन चोर कितनी दूरी पर तय कर चुका होगा जब वो पकड़ा गया होगा, तो चोर ने जो ओवरऑल डिस्टेंस तय किया होगा ना वो 4 यूनिट किया होगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए था, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इसमें एक शांत पानी में एक नाव 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है जाती है तथा पानी के बहाव की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब बोट और जो वाटर है उसकी स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है। तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 76 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, जब बहाव की दिशा में जाते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं, बोट और पानी की जो स्पीड होती है ना वो ऐड हो जाती है। मतलब 14 और 5 को ऐड कर दोगे आप तो हो जाएगा 19। तो 19 से भाग कर दो 76 को, यानी 4 घंटे, 4 घंटे में जो है तय कर देगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। कहता है इसमें किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 6944। तो ज्ञात कीजिए धनराशि क्या है। तो देखिए जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल बराबर बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8% है पहले वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24%। ठीक है, लेकिन आपको दिया है मिश्र धन, मतलब जो मूलधन होता है ना वो अपने आप में 100% होता है, तो मिश्र धन हो जाएगा 124, यानी 124% की जो वैल्यू दी हुई है ना वो 6900 ये दी हुई है। ओके, आपको निकालनी है 100% की, तो 1% कितना हो जाएगा, 6944 बटे 124%। आपको निकालना 100%। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा, इनकी काटापीटी कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4 3 12, 4 एकम 4, ये 25 पर कट जाएगा। ओके, अब 31 को जो 31 से भाग देनी है किसको, 6944 को। तो जब देंगे तो ये आएगा आपके पास 31 दूनी 62 होता है, बचेगा कितना बचेगा 7, यानी 74। 31 दूनी 62 करना पड़ेगा फिर दोबारा, फिर बचेगा 12, यानी 124 बचेगा एंड में। तो 31 चौका 124 होता है, तो ये कर लेंगे और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 25 से। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौका 100, हंस लगेगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 0, हंस लगेगी 6, 25 दूनी 50 और 6 56, यानी 5600 था मूलधन उसका। ऑप्शन
जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एब्सोल्युटली। ओके, सिर्फ आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी बस। इसमें 124% आपको वैल्यू दी हुई थी, 100% निकालना था आपको। इतना तो सभी कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आप लोगों के सामने। ओके, इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट बी जो है 1 होता है कब, जब एंगल ए प्लस बी का जो योग है, सम है, वो 90 डिग्री हो तब। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्री की पता होना चाहिए इसमें। तो जहां जहां कॉट ए और कॉट बी आपको इनका जो योग है वो 90 दिखे, वहां आपको 1 कर देना है। तो यहाँ पे देखो कॉट 16 है, यहाँ पे 74 है, तो ये जो है 90 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो 1 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना। और 48 और 42 हो जाते हैं 1। ठीक है, तो ये है यहाँ बचाएगा कॉट। ठीक है, कॉट है यहाँ पे। ठीक है, कॉट है यहाँ पे, तो कॉट 60 होता है आपका 1/√3। तो 1/√3 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है एब्सोल्युटली। ठीक है, कॉट 60 होगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों के सामने। कहता है इस क्वेश्चन में किसी समय पर 1 मीटर ऊंचे बांस की ऊंचाई जो है, बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है वैसे ये चैप्टर, लेकिन देख लेना इसको एक बार। ठीक है, तो देखिए ये कोई बांस है, इसकी लंबाई मान ली हमने ये है। ठीक है, तो ये कितनी है 6 मीटर। ठीक है, परछाई है जो ये मान ली, क्योंकि परछाई इधर तरफ होती है ना परछाई, तो हो जाएगी आपके पास ये। ठीक है, आपसे पूछा है जो कोण है, जो कोण बना रही है इन दोनों के बीच में, तो कितना बना रहा है ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार क्या होता है आपका, ये होता है tan, है ना। तो tan थीटा निकालना है एक्चुअली हमको। ठीक है, तो 6√/√3, 2 से काट दो इसे, 3 आएगा, तो ये बचेगा आपके पास √3। तो tan थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना, जो वो आएगी √3। और tan थीटा की किस वैल्यू पर होती है √3, ये होती है 60 पर। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। ओके, ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा आपके सब जो, और बाकी जो अदर ऑप्शन है वो कट जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा लेंदी लग सकता है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों के सामने। एक वर्गाकार कोई भूमि है, इसकी परिधि दी हुई है आपको 208 मीटर। तो पहले वर्ग बता देता हूँ क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो इसकी परिधि दी हुई है आपको 208 मीटर, मतलब 4a, यानी 4a की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 208, मतलब 4 भुजाओं का योग। तो a की वैल्यू यानी एक भुजा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 और 2। ठीक है, मतलब 52 आई है। अभी कहता है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, मतलब इसकी जो चारों तरफ है 2-2 मीटर का जो है रास्ता बनाना है। ठीक, तो इधर भी 2, मतलब लंबाई में भी 2 जुड़ेगा 2 मीटर, और चौड़ाई में भी 2 मीटर ही जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो 2-2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा +2 +2, तो ओवरऑल जो है 4 और 6 यानी 56 हो जाता है। ठीक है, तो नया जो जो ये वर्ग बन रहा है चारों तरफ से, तो ये बन रहा है 56 मीटर। ओके, अभी कहता है इसके चारों रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। तो चारों तरफ लगा रहा है ना, तो मतलब परिधि निकालनी पड़ेगी। अब आपको इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, तो 56 की के हिसाब से 4 ही निकालोगे। ठीक है, 56 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 224। ओके, तो अब जो नई परिधि आई है ना वो आई है 224। इसके चारों तरफ लगाना है 212, 12.5 रुपये के हिसाब से लगाना है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 224 की सिर्फ 12.5 रुपये से, और 12.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से इसे पहले इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी। ठीक है,
इसे मल्टीप्लाई कर लो 112 को 25 से, तो ये आएगा आपके पास 25 दूनी 50, 80 लगेगी 5, 25 से कम 25 और 5 हो जाता है 30, 80 लगेगी 3, 25 से कम 25 और 3 28, यानी 2800 रुपये लगेंगे ओवरऑल जो बाड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, ये रहा। कहता है इसमें दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और आधार का जो व्यास है वो कितना है 3√5 है, 3:5 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले पहली वाले का निकाल लेते हैं और दोनों दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, उनका जो अनुपात है उनका ले लेंगे। ठीक है, तो पहले का जो अगर निकाल लें तो फॉर्मूला होता है 1/3, जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है, यही हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर करना है ना, तो आर तो हमारे पास दिया नहीं है, व्यास दिया हुआ है ना। तो व्यास क्या होता है 3 का हम जो है बटे में 2 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आधा ही तो होता है ना, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी तो होती है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू एच। एच क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, बटे में 1/3, पाई भी वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर करना पड़ेगा अब आपको, यानी 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई जो है 3 है। अब 3 से 3 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और इसे सॉल्व करो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4 और ये आ जाएगा 25/4 इंटू 3। 3 से काटें तो ये 3 पर कट जाएगा, 4 से 4 पर कट जाएगा। तो ओवरऑल जो बचा है आपके पास यहाँ पे वो देखो आप, एक तो 3 बचा है यहाँ पे और ये 25 बचा, मतलब 3:5 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन जो है बैठ रहा है सही। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है यहाँ पे बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों के सामने। 20 वस्तुएं उनका जो क्रय मूल्य दिया है आपको, जो 20 वस्तुएं उनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तो क्या था कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो सीपी एस जो सीपी और एसपी का जो रेशो बन जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 5 से काट दो 3 और ये 4, मतलब 3:4 का रेशो बन जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है, कितने पर 3 पर, मल्टीप्लाई कर दो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से, तो हो जाएगा आपके पास 33.33%, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों के सामने। कहता है इसमें किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत आपको कुल जो औसत है वो दिया है 68। ठीक है, लड़कियों का दिया है 80 और लड़कों का दिया है औसत 60। तो बताइए कक्षा में जो लड़के हैं उनका कितना प्रतिशत है, कक्षा में जो लड़के हैं वो कितने प्रतिशत हैं पूरी कक्षा के हिसाब से। तो देखिए लड़कियों का जो औसत दिया है ना वो दिया है आपको कितना 80, और जो बॉयज हैं उनका रेशियो दिया है कितना 60, और ओवरऑल पूरी क्लास का जो रेशियो है कितना वो 68। तो आप एक काम करो, एलिगेशन कर रहे हैं, एलिगेशन से कर रहे हैं, तो ये इन घटा दो, 80 में से 68 को घटाओगे तो आएगा 12, और 68 में से 6 घटाओगे तो ये आएगा 8। ठीक है, तो अब जो है 8 और 12 का जो है रेशो लेना आपको, 4 से काट दो, 4 दूनी 4 तिया, तो जो रेशो आया है लड़की और लड़की का ये आया है। ठीक है, तो रेशो 3 और टोटल कितने 5। अभी आपसे पूछा लड़के कितने हैं पूरी क्लास में, तो 3 लड़के हैं, कितने पर 5, क्योंकि टोटल तो 5 ही है ना पूरी क्लास में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 60% आपका सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एलिगेशन मेथड है, आपको आना चाहिए और सभी को आता भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग जो है 15 है, मतलब कोई संख्या मान ली हमने x है, इसका जो 1/4 भाग है ना, इसका भी 1/3 भाग जो है वो कितना है 15 है। तो वह संख्या क्या है, मतलब x की वैल्यू का जो 3/10 हिस्सा पूछा आपसे, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये हो जाएगा 12, 12 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, और 180 का भी आपको 3/10 हिस्सा जो है वो पूछा है, 3/10 का, 0 से 0 कट जाएगा, 18 54,
54 के लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, अभी आपकी जो है केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आगे हैं। तो कहता है यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो यूरिया को कहते हैं कार्बामाइड, कार्बामाइड। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आप लोगों के सामने। निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, मरकरी, लिथियम, लेड या सिल्वर। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो क्या है ऑप्शंस के हिसाब से, आयरन ओर से यानी लोहा एस के, कॉपर एस के, मैग्नीज एस के या जिंक एस के। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं आपके लोहा एस के, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक्स कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा है। तो एस में होते हैं 2, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये की थी कैवेंडिश ने, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है यहाँ पे। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, बिजली का बल्ब के निर्माण के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच, फाइबर कांच या फ्लिंट कांच। तो बिजली के बल्ब बनाने के लिए जिस फिलामेंट का यूज होता है वो होता है आपका, वो किस कांच से बना होता है, ये बना होता है आपका फ्लिंट कांच से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, फ्लिंट कांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, रसायनों का जो राजा है वो क्या है। तो रसायनों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ऑप्शन सॉरी ये नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तो ये है, ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, सोडियम धातु को किस में डुबोया जाता है, कर जो है रखा जाता है, क्यों रखा जाता है मैं वो भी बताऊंगा। सोडियम जो धातु होती है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो इसलिए किस में डुबो के रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है केरोसिन में। ऑप्शन जो 3 है सी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज की थी वो किसने की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो पौधे लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रेट्स। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सॉरी ये है आपके पूरे 50 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।